आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पद्मश्री आदरणीय डॉक्टर कोटा हरिनारायण जी, श्रीमान युद्धवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार जी, मालवीय मिशन बेंगलोर के अध्यक्ष श्री संजीव गुप्ता जी, अनुराग त्रिपाठी जी जो महासचिव का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, गोविंद अग्रवाल जी, आईटीआई के सीएमडी राजेश राय जी, सभागार में उपस्थित सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं आभारी हूँ मालवीय मिशन बेंगलोर चैप्टर का, जिनके कारण मैं आपके बीच उपस्थित हो सका हूँ। 25 दिसंबर को उपस्थित रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पिछले 30-32 वर्षों से गाजीपुर में एक कार्यक्रम हम लोग करते हैं, तो एक नियम सा है कि 25 दिसंबर को वहीं रहना है, और इसलिए 17 दिसंबर तारीख मुकर्रर हुई थी। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने अनेक बातें बताई हैं। मुझे लगता है कि सदियों में या लाखों करोड़ों में कोई ऐसा व्यक्तित्व जन्म लेता है जिसका जीवन संपूर्ण समाज के लिए क्रांति के रूप में जाना जाता है। और 25 दिसंबर 1861 को इस देश में कैसे ही विलक्षण प्रतिभा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयागराज के लाल डिग्गी मोहल्ले में हुआ था। अभी गुप्ता जी ने बताया कि उनके पूर्वज उज्जैन से थे। आज भारतीय आधुनिक समाज के गहरे अंतस्थल में जो शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन की जो लौ है, जो पूरे दुनिया को प्रकाशमान कर रही है, या मैं कहूँ कि इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता का यदि अभिमान पैदा हुआ है, तो ठीक कहा गोविंद जी ने, तब इस बात का स्मरण आवश्यक हो जाता है कि इसका केंद्र संगम नगरी का वो छोटा सा मोहल्ला ही था जहाँ से चिंगारी पैदा हुई थी। 1978 से महामना मालवीय मिशन मालवीय जी के दर्शन और जीवन कार्य को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने का भी काम कर रहा है, और मालवीय जी महाराज के बताए रास्ते पर चलते हुए अनेक सेवा के कार्य देश के विभिन्न हिस्सों में कर रहा है। जन जन में नई जागृति, आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने का कार्य अपने आप में मैं मानता हूं कि एक बहुत पुनीत और बड़ा कार्य है। मैं मालवीय मिशन के सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा, और एक बात कहना चाहूँगा कि ये एक महान दायित्व हम सबके कंधों पर है, जिसे मिलकर वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को निभाना पड़ेगा। एक निवेदन और बेंगलोर चैप्टर के पदाधिकारियों से और वरिष्ठ सदस्यों से मैं देख रहा था सभागार में, तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि सदस्य संख्या हमारी ऐसी हो जिसमें यंगस्टर्स का प्रतिभाग बड़ी संख्या में हो। इसके लिए प्रयत्नपूर्वक योजनाबद्ध ढंग से काम करने की ज़रूरत है। ये मेरा एक निवेदन होगा। इस प्राचीन धरा पर अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने ज्ञान से समाज, देश का मार्गदर्शन किया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि महामना अनूठे थे। उनका जन्म ऐसी परिस्थिति में हुआ था जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत की शक्ति को खोखला कर रहा था। कुछ रिसर्चर्स की बात माने तो ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत से सन 1900 तक सुनियोजित तरीके से भारत की औद्योगिक आर्थिक शक्ति को क्षीण मोटे तौर पर किया जा चुका था, और लगभग $40 ट्रिलियन भारत से दूसरे देशों में, या मैं कहूँ कि इंग्लैंड में जा चुका था। महामना अनूठे हैं क्योंकि इस तथ्य को सबसे पहले
इसकी गंभीरता को समझने वाले हिंदुस्तान के अकेले महापुरुष थे। अपने ज्ञान से और सिर्फ शास्त्र की रचना उन्होंने नहीं की, बल्कि महामना ने, मैं मानता हूँ, शस्त्र और शास्त्र दोनों धारण किया। बड़े संयम से शिक्षा और उद्यम, एजुकेशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की चिंगारी पूरे देश में उन्होंने प्रज्वलित भी की। और इसीलिए कहा जाता है कि महामना इज द लाइट ऑन आवर पाथ। ही वॉज द ओनली टॉवरिंग पर्सनैलिटी ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया who also had a deep understanding of society and the subtle insights on the future requirements to overcome the underdevelopment. He taught us the doctrine of self-reliance and used the education as an instrument to build a large pool of excellent human resources, scientific and technological excellence, and inspired the local industries to occupy their rightful place in the global economy. वेस्टर्न कंट्रीज के संदर्भ में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तथा कल्चरल रिनेशन की चर्चा बड़ी आसान थी, क्योंकि वो देश स्वतंत्र थे। लेकिन पराधीन भारत में अगर किसी ने तमाम चुनौतियों, बाधाओं का मुकाबला करते हुए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और कल्चरल रिनेशन को आवाज़ दी, तो मुझे लगता है कि वो मौलवी जी महाराज के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति है, ऐसा नाम ध्यान में नहीं आता है। और स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसकी नींव रखी थी। महामना रिव्यूड इंडियाज बिजनेस, इंडस्ट्रियल एजुकेशन एंड कंट्रीज रिच सिविलाइजेशन हेरिटेज। ही मेड प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन 3 important elements of the nation: society, economy and culture. Through his works, Mahamna generated new sense of pride in the country's history, present and future potential. महामना के परिवार और परिवेश में संस्कृत का प्रभाव स्वाभाविक रूप से था। उनके पिताजी स्वयं संस्कृत के विद्वान थे और श्रीमद् भागवत के कथावाचक थे, प्रमुख कथावाचक थे। लेकिन ये बात मौलवी जी ने बचपन में समझ ली थी कि भाषा को शस्त्र की तरह इस्तेमाल करके ही भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्ति दिलाई जा सकती है। और इसलिए अंग्रेजी की पढ़ाई उन्होंने की। आप में से अनेक लोग जानते हैं अंग्रेजी पढ़ने में उनको कितनी कठिनाई हुई, उसके विवरण में मैं नहीं जानता हूँ। वो लंबे संघर्ष की कहानी है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि उनकी पढ़ाई के लिए जितना तप त्याग महामना के परिवार और उन्होंने स्वयं किया, उससे भविष्य के संग्राम के लिए उनके मन में एक नया आत्मविश्वास और आत्मबल पैदा हुआ। आज भारत में मोटे तौर पर 1113 विश्वविद्यालय हैं। सभी यूनिवर्सिटीज़ जब स्थापित की जाती हैं तब उनके ऑब्जेक्टिव्स को विस्तार से लिखा जाता है, बताया जाता है। आज यूनिवर्सिटी के उद्देश्य और 1904 में पराधीन भारत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की योजना बनाते समय तब उसके उद्देश्य का तुलनात्मक अध्ययन करके अगर हम देखेंगे तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि मौलवी जी समय से बहुत आगे सोचते थे। उस समय देश के ग्रामीण इलाकों में लिटरेसी रेट 6% के आसपास था, 6% था। महामना जी ने स्वयं लिखा कि नागरिकों की सूखी हुई हड्डियां, धसी हुई आंखें, फटे कपड़े, टूटे मकान ही घोर दरिद्रता के साक्षी हैं। उसका वर्णन करने के लिए किसी आंकड़े की आवश्यकता नहीं है। और मिंट हाउस जो महाराजा का एक स्थान था बनारस में, 1904 में जो बैठक हुई काशी हिंदू विश्वविद्यालय की योजना बनाने के लिए, उसमें उन्होंने जो बात कही कि कैसा विश्वविद्यालय हम बनाना चाहते हैं, तो मौलवी जी ने कहा कि इसके माध्यम से देश को समृद्धिशाली बनाने के लिए इंजीनियर तैयार किए जाएंगे। मशीनों को बनाने तथा प्रयोग करने की शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही कला, अध्यात्म, आयुर्वेद, वेदांग, इतिहास, संस्कृति, एग्रीकल्चर साइंस की शिक्षा देश के नौजवानों को वहाँ दी जाएगी। आप खुद सोचिए, इतने व्यापक अभिप्राय के साथ पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने, राष्ट्र और समाज के नवनिर्माण के बारे में
कौन सोच सकता था। लेकिन महामना की असाधारण प्रतिभा, व्यक्तित्व और अलौकिकता, भारत के भाग्य के प्रति आस्था, उस उद्देश्य के प्रति दृढ़ता और जीवन में संघर्ष के प्रति अटूट विश्वास से महामना ने इतने ऊंचे लक्ष्य केवल प्रस्थापित नहीं किए, हासिल किया, जिसके बारे में मैं कहूं कि आज तमाम साधनों संसाधनों के बावजूद कल्पना नहीं किया जा सकता है। हम में से सभी लोग, अधिकांश लोग उसी विश्वविद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य हम सबको मिला, जिसे निर्मित करने के लिए देश के कोने कोने में जाकर झोली फैलाकर एक एक रुपया इकट्ठा किया था मालवीय जी महाराज ने। अनेक किस्से हैं, उन किस्सों में जाने की जरूरत नहीं समझता हूं मैं। मुझे विश्वविद्यालय बनाना है और मैं बनारस खाली हाथ वापस नहीं जा सकता, ये हैदराबाद में उन्होंने कहा। गांव देहात की स्त्रियों ने अपने चांदी के जेवर उन्हें दिए ताकि विश्वविद्यालय बन सके और उनके संकल्प पूरे हो सके। गांव के गरीब मजदूरों ने, किसानों ने, अगर वो सूची कभी आप देखेंगे तो रुपए नहीं आने में लोगों ने चंदे दिए हैं, उससे वो विश्वविद्यालय बना है। Despite various challenges, Mahamna had full faith in India's youth, and he wanted to create a perfect ecosystem that will support them to build a bright future of the country. His personality was really vast and goes to the very roots of our culture. As a chief architect of education and industrial revolution, Mahamna provided two most vital elements other than the support system: dreams and self-confidence. I believe self-confidence is the purest power. Mahamna knew that self-confidence of youth can rise to its fullest potential through education. He was truly a miracle man who very well knew that education, self-confidence and dreams could transform India's youth into a great power to contribute to society and to achieve self-growth. अपने लेख में उन्होंने जो लिखा मैं उद्धृत करना चाहूँगा। हमारे चित्त में इस बात की प्रबल अभिलाषा उत्पन्न हो जाए कि हम लोग जैसे हों वैसे अपने देश को फिर उन्नति के शिखर पर पहुँचाने में जुटें, क्योंकि सब काम अभिलाषा से ही प्रारंभ होता है। हमारी अभिलाषा इतनी बढ़नी चाहिए कि वह एक प्रकार का व्यसन यानी एडिक्शन हो जाए। महामना इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि समाज का प्रबुद्ध जन सिर्फ बातें करे, भाषण दे और बात और भाषण से चाहे कि बदलाव हो जाए। वह कहते थे कि गुलामी से मुक्ति तभी मिलेगी जब नौजवानों में ज्ञान का अंकुर उत्पन्न होगा। अपने एक लेख में महामना ने सवाल उठाया था कि जो स्वतंत्रता स्वराज्य की इच्छा रखते हैं, क्या वो थोड़ा सा स्वार्थ त्याग करके देश में विद्या का प्रचार करने का साहस नहीं जुटा सकते? अगर गांव नहीं तो हर एक जिले में 4-5 स्कूल स्थापित करके लोगों को विद्या रूपी सूर्य से स्वराज का प्रकाश फैलाना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ की निंदा और बकवाद से न तो किसी देश का कल्याण हुआ है और न ही हो सकता है। उनके एक एक विचार को पढ़कर लगता है जैसे कोई सर्वज्ञ ऋषि ने लिखा हो और वह जानता हो कि सुदूर भविष्य में भारत की जरूरत क्या रहने वाली है। उनके इस लेख का उदाहरण आवश्यक है ताकि नई पीढ़ी गुलामी की मानसिकता को त्याग कर अपनी विरासत के प्रति गौरव का भाव खुद में पैदा कर सके। आगे उन्होंने एक जगह कहा, यूरोप के विद्वान भी यह मानते हैं कि चित्रकर्म, मूर्ति निर्माण, वस्त्र निर्माण, आभूषण रचना, संगीत, नाट्य इत्यादि शिल्प और काल भारतवर्ष में उन समय में उच्च कोटि के पहुँचे हुए थे जब यूरोप में विद्याओं और कलाओं का भी आरंभ भी नहीं हुआ था। बम्बई हाईकोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश सर जॉर्ज वुडवर्ड ने एक पत्र में लिखा है कि लोहा, तांबा इत्यादि धातु बहुत प्राचीन समयों में कहीं नहीं थे। उनकी बनाने की विधि का आविष्कार
भारत ने ही किया था। सच कहूं तो स्वयं मेरे मन में भारत के उद्यम की विरासत को जानने की प्रबल इच्छा रही है। पिछले महीने में नीदरलैंड के प्रोफेसर ओबी बाजमा की पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ शुगर पढ़ रहा था। बाजमा ने लिखा है कि विश्व में सबसे पहले 500 ईसा पूर्व भारतवर्ष में शुगर इंडस्ट्री की कमर्शियल लेवल पर शुरुआत हुई थी, जहाँ से पहले पर्सिया में एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ, फिर बाद में चीन, यूरोप और एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। और आगे उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश शासन में सन 1820 तक ब्रिटिश शुगर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंडियन शुगर मैन्युफैक्चरिंग से घटिया किस्म की थी, इसलिए सुनियोजित तरीके से भारत की मोनोपोली को उन्होंने तहस नहस किया। और बाजमा ने लिखा है कि ब्रिटिश शुगर इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया एक्सपीरियंस्ड ए गोल्डन डिकेड फ्रॉम मिड 1830s। अभी इसी वर्ष इंग्लैंड की प्राचीन इतिहासकार प्रोफेसर नीसा मैक्सविनी की एक पुस्तक आई है, द वेस्ट ए न्यू हिस्ट्री ऑफ एन ओल्ड आइडिया। उसमें उन्होंने 327 ईसा पूर्व के रोमन ग्रंथों का जिक्र करते हुए लिखा है कि गुजरात का भरूच टाउन और मालाबार कोस्ट का मरूजी अत्यंत समृद्ध इलाका था और आम जनता की लाइफ स्टाइल वहाँ अभूतपूर्व थी, गजब की थी। और इसलिए 1916 में जब थॉमस हॉलैंड के चेयरमैनशिप में इंडिया इंडस्ट्रियल कमीशन का गठन किया गया, तब उसके मेंबर के रूप में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने नोट में इस बात को प्रमुखता से रखा कि भारत सिर्फ कृषि प्रधान देश नहीं है, बल्कि ये मैन्युफैक्चरिंग का हब हुआ करता था। ये एक समृद्ध समाज था। एट ए टाइम व्हेन द वेस्ट ऑफ यूरोप, द बर्थ प्लेस ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम, was inhabited by uncivilized tribes, India was famous for the wealth of her rulers and for the high artistic skill of her craftsmen, and that even at a much later period when traders from the West made their first appearance in India. The industrial development of this country was at any rate not inferior to that of the more advanced European nations. The iron industry not only supplied all local wants, but it also enabled India to export its finished products to foreign countries. Another important industry which succumbed to the jealousy of English manufacturers was shipbuilding. The shipbuilding was an ancient industry in India. The arrival in the port of London of Indian produce in Indian-built ships created a sensation among the monopolists, which could not have been exceeded if a hostile fleet had appeared in Thames River. The shipbuilders of the port of London took the lead in raising the cry of alarm. They declared that their business was on the point of ruin and that the families of shipbuilders were certain to reduce to starvation. The cry prevailed. The court of directors opposed the employment of Indian ships in the trade between England and India. और उस समय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 55 पेज का जो नोट लिखा है, एक एक करके उन सभी मिथ को वह ध्वस्त करता है जो कुछ चुनिंदा इतिहासकारों ने जानबूझ करके एक भ्रम फैलाने के लिए पैदा किया था। भारत इंडस्ट्रीज में इंफीरियर था, ये जो इतिहास में बताया गया, मैं समझता हूँ कि अनेक प्रमाण है। और मैं दो घटना का जिक्र करूँगा, एक इतिहास की घटना। सिकंदर महान का नाम आप सब जानते हैं। सिकंदर और पोरस पुरराज की दोस्ती का कारण मुझे लगता है कि कम लोग जानते होंगे। जब सिकंदर ने तय किया आक्रमण करने का, तो आक्रमण के पहले, युद्ध के पहले उसने अपने कुछ गुप्तचर भेजे। गुप्तचर आए और मगध की सेना सिंध नदी के इस पार खड़ी थी और गुप्तचरों ने जाकर के सिकंदर को बताया कि जहाँ आप युद्ध करने का सोच रहे हैं, वहाँ लाखों की संख्या में तलवार लेकर के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हजारों की संख्या में हाथी और घोड़े पर सवार सैनिक प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिकंदर के पांव लौट गए, वापस हो गए सिकंदर। और दूसरी घटना का जिक्र मैं करूंगा, सर आइजैक न्यूटन, सब नाम जानते हैं।
ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण कर रहे हैं कि विज्ञान के पास, साइंस के पास कोई ऐसी विधा नहीं है कि पानी के जहाज समुद्र में, मैंने नेविगेशन का ज्ञान विज्ञान के पास नहीं है। और जिस दिन सर आइजैक न्यूटन भाषण कर रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उससे कई साल पहले हमारे देश के नाविक लॉगर्थिन के आधार पर बने हुए यंत्रों के आधार पर दुनिया के सुदूर दक्षिण अफ्रीका के आगे जाते थे। कोई सोने की चिड़िया हम इसलिए नहीं बने थे कि बहुत माइंस थी हमारे पास या सोना चुरा करके हम ले आए थे। जो नॉलेज इकानमी की बात हो रही है, हम अपने इंस्टीट्यूशंस के कारण बने थे, बेहतर प्रोडक्ट हम बनाते थे। और मैं समझता हूँ वो वक्त आ गया है और इस बात को मालवीय जी ने उस समय पहचाना था। मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि देश का हर नौजवान, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन में हो या नॉन टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित हो, महामना के उस नोट को जो नहीं पढ़ेगा, मैं समझता हूँ भारत को समझने में उसे दिक्कत होगी। अगर उसको आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस देश को समझने में बड़ी सुविधा होगी और ये भी समझ में आएगा किस प्रकार सुनियोजित तरीके से ब्रिटेन ने इंडियन इंडस्ट्रीज को बर्बाद करके अपने देश को समृद्ध बनाने का काम किया। ये अभी सुनील खन्ना बता रहे थे, उसी ब्रिटेन को पीछे छोड़कर हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बन गए। लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। महामना ने सबसे पहले 1916 में टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करके वह शक्ति इस देश को प्रदान की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेविगेशन, मैरीन इंजीनियरिंग, कमर्शियल ट्रेनिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, इन सभी चीज़ों पर बल दिया उन्होंने ताकि आज़ादी के बाद, स्वराज प्राप्ति के बाद यह देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके। महामना ने 1916 में कहा भी था, हमें तुरंत ऐसी इंडस्ट्री लगानी चाहिए जो प्रोडक्शन भी करे और जिसमें हम अपने इंजीनियर्स को ट्रेन भी कर सकें। उन्होंने आत्मनिर्भरता का नारा देते हुए जो शब्द प्रयोग में लाया, आत्मसहाय्याय, इस शब्द का इस्तेमाल उस समय उन्होंने किया था। एक लेख में लिखा भी कि देश की आर्थिक दशा तभी सुधर सकती है जब देश में देसी चीज़ों का व्यापार बढ़ेगा और जो हमारे नित्य की आवश्यक चीज़ें हैं वे यहाँ बनने लगें। और देसी चीज़ यदि महंगी भी मिले तो भी अधिक दाम लेकर उसे जरूर खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी उस बात को समझते हैं और उस सपने को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मालवीय जी के संकल्प को साकार करने की दिशा में अनेक काम देश की वर्तमान सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि पिछले 8-9 वर्षों में ढेर सारे परिवर्तन देश में हुए हैं और मैं उस विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। लेकिन ये सच है कि अभी हमें लंबी यात्रा तय करनी है और मालवीय जी ने जो रास्ता हमें बताया था, मैं आश्वस्त हूँ, पूरी तरह से यकीन करता हूँ। बार बार एक बात मैं कहता हूँ कि जो कुछ हम लोगों में अच्छा है वो मालवीय जी की कृपा से है, जो बुराई है वो अपनी निजी है। ये बहुत सारे लोग जो वहाँ पढ़े हैं इस बात को अनुभव करते हैं। और ये भी सच है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज बिल्डिंग ए न्यू इंडिया वेयर डेवलपमेंट is the only narrative, only theme and only goal. The necessary and fundamental steps to empower the marginalized section of the society has ensured shared prosperity, improvement in the productivity of India's villages, diverse innovation strategy to build a robust platform for our youth, and right institutional framework for private sector to work on frontier technologies. Today, 1.4 billion people are working together to achieve one objective, विकसित भारत, a developed India. मुझे याद है, आप में से भी कुछ लोगों को याद होगा, महामना जी ने अपने एक लेख में लिखा था कि हमारा प्रथम कर्तव्य है कि लोगों के चित्त में स्वदेशी वस्तुओं के लिए प्रेम उत्पन्न करें। वो काम देश, मैं समझता हूँ, वो स्वप्न देख रहा है। अनेक योजनाएं इसको लेकर के देश में चल रही हैं। महामना अनेक छोटे कारीगर, शिल्पकार जो महत्वपूर्ण काम करते थे,
उनकी भी उतनी ही इज्जत करते थे, वो फिर से देश में प्रारंभ हुआ है। और मालवीय बार बार कहते थे, डॉक्टर हो, सरकारी वकील हो, इंजीनियर हो, उससे कम इज्जत उन लोगों की नहीं होनी चाहिए। गोविंद जी ने बताया विमेन एम्पावरमेंट या फीमेल एजुकेशन को लेकर के जो काम किया, और अभी जो पीएम विश्वकर्मा योजना ऐसे हुनरमंद लोगों के लिए देश में प्रारंभ हुई है, मैं समझता हूँ कि देश की आर्थिक विकास की मुख्य धारा में ऐसे समाज को जोड़ेगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बहनें और बच्चियाँ भी आज देश में अद्भुत काम कर रही हैं। ये वक्त नहीं है कि मैं उसके बारे में ज़्यादा बताऊं, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि मालवीय जी के अधूरे कार्यों को पूरा करना ये इस सभागार में या देश भर में, दुनिया भर में बैठे सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक सर्विसेज को प्रमुखता देने की बात वो बार बार कहते थे। चाहते थे कि हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नए आइडियाज़ का इंक्यूबेटर बने। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी उनके सपने को पूरा करने के लिए शिक्षण संस्थाओं को सपोर्ट कर रही है। मुझे उम्मीद है कि भारत जिस प्रकार एल्गोरिथम आर्किटेक्चर, नई टेक्नोलॉजी को जन कल्याण की भावना से विकसित कर रहा है, उसके उपयोग पर बल दे रहा है, उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नया मार्ग भी निर्मित होगा। महामना का राष्ट्र के प्रति भक्ति, प्रेम, समर्पण, त्याग और विशेषकर भारत को सुपर पावर बनाने की उनकी तीव्र उत्कंठा जो उस दौर में थी, इसने अनेक व्यक्तित्वों को प्रभावित किया है। बापू कहते थे कि पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम तो जनता पर जादू कर देता है। हृदयनाथ कुंजरू उन्हें अजात शत्रु कहते थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने उन्हें युग प्रवर्तक की संज्ञा दी। स्कॉटलैंड यार्ड एक अधिकारी ने कहा कि महामना की आंखों में स्वयं ईश्वर जैसी कोई वस्तु है। मित्रों, मैं जानता हूं कुछ ऐसे बिरले व्यक्तित्व होते हैं जो राष्ट्र की चेतना में सदैव शाश्वत रहते हैं। महामना ऐसे ही बिरले महापुरुष थे। मुझे उम्मीद है कि वर्तमान में आने वाली पीढ़ियां उनके आदर्शों से प्रेरित होकर राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा योगदान देंगी और जीवन को भी समर्पित करेंगी। मैं फिर से आयोजन से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और मालवीय जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।